अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करेंगे विद द लेक्चर नंबर 4, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आ चुका है। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स किए, उसमें हमने देख लिया ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आ चुका है। ठीक है, तो अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज को पहले प्रीवियस लेक्चर्स को चेक करके आना। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आ चुका है। अब देखेंगे उसका एक्सपेंशन, कि उन्होंने इंडिया में कैसे आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया में कब्जा किया। स्टार्ट कहाँ से किया उन्होंने? बंगाल से। देन मैसूर को उन्होंने हथिया लिया। देन मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में किया। देन पंजाब में उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी और पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। देन सिंध को अपने कब्जे में किया एंड ऐसे करते हुए उन्होंने अवध, दैट इज यूपी बिहार का एरिया भी अपने अंडर ला लिया। किन्होंने? ब्रिटिश ने। तो ऐसे करते हुए पूरा ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में फैल गया। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बंगाल से। अब उस टाइम जो बंगाल था उसमें केवल बंगाल का एरिया नहीं था, बंगाल के साथ साथ बिहार था और उड़ीसा का एरिया भी बंगाल में था उस टाइम पर। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो बंगाल में ब्रिटिशर्स को 2 मेजर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। बैटल ऑफ प्लासे जो कि लड़ी गई इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी गई थी 1764। दोनों ही लड़ाइयों को ब्रिटिशर्स ने जीत लिया और बंगाल में अपना कब्जा कर लिया। कब से कब तक? 1757 से 1765। इतना टाइम लगा उन्हें अपना एम्पायर खड़ा करने में बंगाल में। ठीक है, देन नेक्स्ट उन्होंने मूव कर लिया। जब वो जीतते जाएंगे लड़ाइयाँ, एक एरिया पे कब्जा करते जाएंगे, तो उनके पास जो पैसा आता जाएगा उससे वो नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करेंगे। जैसे वो अब कहाँ मूव किया उन्होंने? बंगाल से मैसूर की तरफ मूव किया, दैट इज कर्नाटका। और वहाँ जाकर उन्होंने 4 एंग्लो मैसूर लड़ाइयाँ लड़ी फ्रॉम 1768 टू 1799 तक। 4 एंग्लो मैसूर लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी। डिटेल में हम करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ब्रिटिशर्स ने मैसूर में 4 एंग्लो मैसूर लड़ाइयाँ लड़ी और मैसूर को भी अपने कब्जे में कर लिया। देन वो कहाँ मूव हुए? मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशर्स को 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। तो बोलेंगे 3 बैटल्स लड़ी गई बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स 1775 टू 1819 तक। इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने मराठा एम्पायर में भी कब्जा कर लिया। देन आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब को अपने कब्जे करने के लिए ब्रिटिशर्स को 2 एंग्लो सिख वॉर करनी पड़ी फ्रॉम 1845 टू 46 एंड 1848 टू 49। तो ये 2 लड़ाइयाँ हुई थी ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में। देन सिंध को उन्होंने अपने कब्जे में किया 1843 एंड अवध जिसमें यूपी बिहार आता है उससे अपने कब्जे में किया 1856 में। तो बंगाल से शुरू किया उन्होंने, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता है। 1757 टू 1765 इतना टाइम लगा उन्हें बंगाल को अपने कब्जे में करने के लिए। 2 लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। देन मैसूर कर्नाटका को अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशर्स को 4 लड़ाइयाँ करनी पड़ी 1768 टू 1799 तक, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। देन मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशर्स को 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी फ्रॉम 1775 टू 1819 तक। उन्हें 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। देन पंजाब को अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशर्स को 2 एंग्लो सिख वॉर लड़नी पड़ी 45 टू 46 एंड 1848 टू 49। 2 एंग्लो सिख लड़ाइयाँ लड़ी गई पंजाब को अपने कब्जे में करने के लिए। सिंध को 1843 में उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और अवध को, जिसमें यूपी बिहार आता है, 1856 तक उसे अपने कब्जे में कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 ये 6 एरियाज जो है 1 बाय 1 देखेंगे ब्रिटिशर्स का एस्टैब्लिशमेंट इन दीज पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद बंगाल के साथ।
तो अब हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। तो बंगाल उस टाइम पर, बंगाल में कौन कौन सा एरिया आता था इंडिया का? अभी तो सिर्फ बंगाल है ना, उस टाइम पर क्या क्या एरिया आता था? बंगाल के साथ बिहार भी आता था और उड़ीसा भी आता था। तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा उस टाइम का बंगाल था। ठीक है, बाद में आज़ादी के बाद सब ये अलग अलग हो गए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। बंगाल में उस टाइम मुगल रूलर कौन था? औरंगजेब। ठीक है, तो बंगाल में उस टाइम मुगल रूलर कौन था? औरंगजेब, जिन्होंने बंगाल में दो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रखी थी, सूबेदार की और दीवान की। ठीक है, औरंगजेब ने दो पोस्ट बनाई थी, एक सूबेदार की पोस्ट थी, एक दीवान की पोस्ट थी। सूबेदार की पोस्ट पे उन्होंने अपॉइंट किया था अजीमुशान को। ठीक है, सूबेदार की पोस्ट पे उन्होंने अपॉइंट किया था अजीमुशान को, एंड दीवान की पोस्ट पे उन्होंने अपॉइंट किया था मुर्शिद कुली खान को। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान का नाम आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दीवान थे बंगाल के, जिन्हें किन्होंने अपॉइंट किया था? औरंगजेब ने अपॉइंट किया था मुर्शिद कुली खान को एज ए दीवान। अब क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, जो काफ़ी पावरफुल रूलर थे, किसके? मुगल रूलर थे। ठीक है, तो मुगलों के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद मुगल एम्पायर बिखर सा जाता है और सिर्फ वीक मुगल रूलर आते हैं उसके बाद। ठीक है, मुगल शासन रहता है पर काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, उसमें से एक वीक मुगल रूलर थे कौन? फारुख तो फारुख एक वीक मुगल रूलर आते हैं औरंगजेब की डेथ के बाद, जो मुर्शिद कुली खान को, जो कि औरंगजेब के टाइम में क्या थे? दीवान थे। ठीक है, जो औरंगजेब ने अपॉइंट किया था दीवान मुर्शिद कुली खान को, फारुख जो एक वीक मुगल रूलर आता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, वो मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट करते हैं एज सूबेदार ऑफ बंगाल। ठीक है, अब उन्हें दीवान नहीं, उन्हें सूबेदार बना दिया बंगाल का, किसने? फारुख ने। तो आप याद रखेंगे, फारुख अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज सूबेदार ऑफ बंगाल। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खान जो सूबेदार बनते हैं बंगाल के, उसके बाद से हेरिडेटरी रूल शुरू हो जाएगा बंगाल में। मतलब उनके बेटे, फिर उनके बेटे, किनके? मुर्शिद कुली खान का बेटा आएगा नेक्स्ट, फिर उनका बेटा आएगा, इसे बोलते हैं हेरिडेटरी रूल इन बंगाल। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान बनते हैं क्या? सूबेदार बनते हैं बंगाल के, जिन्हें किसने अपॉइंट किया था? फारुख एक वीक मुगल रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। फारुख ने अपॉइंट किया मुर्शिद कुली खान को एज सूबेदार ऑफ बंगाल। अब मुर्शिद कुली खान के बाद हेरिडेटरी रूल चलेगा बंगाल में। हेरिडेटरी रूल का क्या मतलब होता है? मुर्शिद कुली खान का बेटा, देन उनका बेटा, ऐसे चलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हेरिडेटरी रूल चलेगा बंगाल में। तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आता है? अलीवर्दी खान, देन सिराजुद्दौला। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम वन बाय वन देखेंगे कैसे मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आया, देन कैसे अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आया, देन सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र आएगा, देन मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आएगा, देन नजमुद्दौला आएगा, एंड देन मुबारकुद्दौला आएगा। ठीक है, तो ये सभी वन बाय वन करके क्या बनेंगे? नवाब बनेंगे बंगाल में। ठीक है, वन बाय वन करेंगे इन्हें हम। अब पॉइंट ये उठता है यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही क्यों चूज़ किया सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को क्यों चूज़ किया सबसे पहले अपना ब्रिटिश एम्पायर फैलाने के लिए। तो उन्होंने बंगाल को इसलिए चूज़ किया क्योंकि बंगाल जो है वहाँ से गंगा बहती है। ठीक है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेल्टास की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमने जियोग्राफी में पढ़ा था। डेल्टास की फॉर्मेशन होती है, तो मतलब वहाँ सॉइल कैसी होगी? काफ़ी फर्टाइल सॉइल होगी एग्रीकल्चर के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट रीज़न क्या है बंगाल को चुनने का? ब्रिटिशर्स द्वारा, क्योंकि वहाँ की सॉइल, बंगाल की सॉइल काफ़ी फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए। और बंगाल जो है उसके साथ क्या लगता है? बे ऑफ बंगाल का पानी, बंगाल की खाड़ी बंगाल के पास ही पड़ती है, तो वहाँ से सी ट्रेड रूट बड़ा आसानी से किया जा सकता है। मतलब ट्रेड बाय सी बड़ा आसानी से किया जा सकता है थ्रू बंगाल, इसीलिए भी उन्होंने चूज़ किया बंगाल को। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सी ट्रेड रूट भी
आराम से किया जा सकता है। मतलब सी के द्वारा ट्रेड करना बंगाल से काफ़ी आसान था। थर्ड रीज़न क्या है कि बंगाल में कोई भी और डोमिनेटिंग पावर नहीं थी लाइक मराठास। मराठास भी बंगाल में नहीं थे, तो वहाँ पर जहाँ पे कोई भी और अदर डोमिनेटिंग पावर नहीं रूल कर रही है, तो वहाँ अटैक करना ज़्यादा ईजी होता है, इसीलिए उन्होंने बंगाल को चूज़ किया। तो ये 3 बड़े रीज़न हैं, सॉइल फर्टाइल होना, सी ट्रेड रूट का होना और कोई भी बड़ी डोमिनेटिंग पावर का नहीं होना वहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी 7 नाम हैं हमारे पास किसके, जो नवाब बनेंगे बंगाल के 1 बाय 1। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिशर्स ने क्यों चूज़ किया बंगाल को, क्योंकि बंगाल की सॉइल फर्टाइल है, बंगाल के साथ लगता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, जिससे ट्रेड रूट करना आसान है, ट्रेड करना आसान है थ्रू सी रूट, एंड यहाँ बंगाल में कोई भी डोमिनेटिंग पावर नहीं है लाइक मराठास। तो जहाँ कोई डोमिनेटिंग पावर नहीं है वहाँ पे अटैक करना आसान होता है। तो आइए अब हम देखते हैं नवाब ऑफ बंगाल। 1 बाय 1 कौन नवाब बनेगा। जैसे हमने पीछे 7 नाम लिखे ना, तो हुआ क्या था, औरंगजेब की डेथ के बाद एक वीक मुगल रूलर आते हैं, दैट इज फारूक शियार, जो अपॉइंट करते हैं मुर्शिद कुली खान को एज सूबेदार ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फारूक शियार ने अपॉइंट कर दिया मुर्शिद कुली खान को एज सूबेदार ऑफ बंगाल, जो कि दीवान थे औरंगजेब के टाइम में, जिन्हें सूबेदार बना दिया किन्होंने, फारूक शियार ने। तो मुर्शिद कुली खान अब बनते हैं सूबेदार ऑफ बंगाल। फ्रॉम 1717 टू 1727 तक रहते हैं मुर्शिद कुली खान सूबेदार बंगाल के। सूबेदार रहते हैं पर वो एक इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, क्योंकि वो किसके अंडर थे, मुगल के अंडर थे। ठीक है, और उन्हें क्या करना पड़ता था, हर साल रेवेन्यू पे करना पड़ता था टू मुगल एम्परर को, पे करना पड़ता था किसको, मुर्शिद कुली खान को हर साल रेवेन्यू पे करना पड़ता था टू मुगल एम्परर। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान एक इंडिपेंडेंट रूलर तो नहीं थे, और उन्हें हर साल रेवेन्यू पे करना पड़ेगा टू द मुगल एम्परर, क्योंकि वो मुगल एम्परर के एम्पायर के अंडर काम कर रहे थे। ठीक है, सूबेदार तो वो थे बंगाल के, पर वो इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर रहे थे वहाँ पर, उन्हें हर साल रेवेन्यू पे करना पड़ेगा टू मुगल एम्परर। पर ये जो मुर्शिद कुली खान थे, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या था, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम ढाका। उस टाइम कैपिटल क्या थी, ढाका, तो ढाका से कैपिटल को शिफ्ट किया टू मुर्शिदाबाद। तो पूछा जाता है ऐसा सवाल एग्जाम में कि ढाका से कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान, जिन्हें फारूक शियार ने सूबेदार बनाया था। 1717 से 27 तक इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, इन्हें हर साल मुगल एम्परर को रेवेन्यू पे करना पड़ता था, और इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल को शिफ्ट किया था। अब ये जो फारूक शियार था, मुगल रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को एक फरमान, एक रॉयल डॉक्यूमेंट दिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फारूक शियार जो मुगल रूलर था उस टाइम पर, उन्होंने एक फारूक शियार फरमान, जो रॉयल डेक्रे बोलते हैं या रॉयल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ये रॉयल डॉक्यूमेंट दिया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था कि ब्रिटिशर्स अगर हर साल 3,000 रुपये पे करें टू मुगल एम्परर फारूक शियार। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि अगर हर साल ब्रिटिशर्स 3,000 रुपये पे करते हैं टू फारूक शियार, तो उन्हें क्या करने दिया जाएगा, वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री ट्रेड करना है अगर बंगाल में, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हर साल 3,000 रुपये पे करेंगे टू फारूक शियार, तो वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। ये किस में लिखा था, फारूक शियार फरमान में। तो ब्रिटिशर्स को ये फरमान दिया था फारूक शियार ने। यही फरमान आगे जाके फारूक शियार के बाद फारूक शियार के टाइम में जितने भी नवाब आएंगे बंगाल के, उनके लिए ये हेडेक बन जाएगा। ठीक है, सिरदर्द बन जाएगा। क्यों बनेगा, हम आगे देखेंगे कैसे ये फारूक शियार फरमान एक सिरदर्द बन गया। जितने भी बंगाल के नवाब आएंगे
ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसका गलत यूज़ करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स को बेसिकली फारूक शियार ने ये फरमान इशू किया था कि तुम हर साल 3,000 रुपये दो तो तुम टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल में। तो पहले सूबेदार कौन बने थे? मुर्शिद कुली खान। फारूक शियार ने बनाया था मुर्शिद कुली खान को पहला सूबेदार। ठीक है, फारूक शियार के बाद सेकंड सूबेदार आते हैं अली वर्दी खान फ्रॉम 1740 टू 1756 तक। अब अली वर्दी खान ने क्या किया? रेवेन्यू देना बंद कर दिया टू मुगल एम्परर। इससे पहले जो मुर्शिद कुली खान थे वो हर साल रेवेन्यू देते थे टू मुगल एम्परर, बट अली वर्दी खान ने रेवेन्यू देना बंद कर दिया टू मुगल एम्परर और वो इंडिपेंडेंट रूल करने लग गए बंगाल में। बेसिकली अली वर्दी खान चाहते थे कि हम क्यों रेवेन्यू दे मुगल एम्परर्स को, हम यहाँ इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते हैं बंगाल में। तो ऐसा किस सूबेदार ने किया? अली वर्दी खान ने किया। ठीक है, तो अली वर्दी खान ने रेवेन्यू देना बंद कर दिया मुगल एम्परर्स को, बट जो फारूक शियार फरमान जो फारूक शियार ने ब्रिटिशर्स को दिया था उसको अपोज नहीं किया, उसको चलने दिया। ठीक है, क्योंकि अली वर्दी खान को पता था कि जो फारूक शियार फरमान है अगर हमने ये बंद किया तो ब्रिटिशर्स उन पर ही अटैक कर देंगे। तो फारूक शियार फरमान बेसिकली एक हनी बी हाइव की तरह है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, जिसको वो छेड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, अली वर्दी खान। तो फारूक शियार ने अपॉइंट किया था मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान एक इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे क्योंकि उन्हें हर साल रेवेन्यू पे करना पड़ता था टू मुगल एम्परर। उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। फारूक शियार फरमान में लिखा गया था कि अगर ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री ट्रेड करना है तो उन्हें हर साल 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। बट ये फारूक शियार फरमान एक सिरदर्द बन गया आने वाले नवाबों के लिए। अली वर्दी खान ने रेवेन्यू देना तो बंद कर दिया मुगल एम्परर को, बट उन्होंने फारूक शियार फरमान को अपोज नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से पंगा पड़ जाएगा अगर उन्होंने फारूक शियार फरमान को बंद कर दिया। तो अब क्या होता है? नेक्स्ट नवाब बनते हैं बंगाल के सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जितने नवाब थे उन्होंने फारूक शियार फरमान को बंद नहीं किया, ना ही उसका कोई अपोजिशन किया, क्योंकि उसका अपोजिशन करेंगे तो डायरेक्ट पंगा किससे पड़ेगा? ब्रिटिशर्स से पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो फारूक शियार फरमान का गलत यूज़ किए जा रहे थे, खुद तो यूज़ करते ही थे, बाकी ट्रेडर्स को भी कम पैसों में वो उसका गलत यूज़ करवा रहे थे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने अपोज किया फारूक शियार फरमान को। जैसे ही उसने अपोज किया तो उनका पंगा पड़ गया किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। कन्फ्लिक्ट होने लगा ब्रिटिशर्स के साथ, और यही कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स की वजह से दो इंपॉर्टेंट बैटल हो जाएंगी यहाँ पर। एक ब्लैक होल ट्रेजिडी होगी और एक होगी बैटल ऑफ प्लासे। अब ब्लैक होल ट्रेजिडी और बैटल ऑफ प्लासे किसका रिजल्ट है? ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स, क्योंकि सिराजुद्दौला ने अपोज करा फारूक शियार फरमान का, क्योंकि फारूक शियार फरमान को ब्रिटिशर्स गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। खुद तो यूज़ कर रहे थे उसको 3,000 प्रति वर्ष देकर टैक्स फ्री ट्रेड, पर और ट्रेडर्स को भी वो क्या कर रहे थे? गलत यूज़ करवा रहे थे उस फारूक शियार फरमान का। ठीक है, जिसके चलते कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स, और ये लीड करता है टू टू इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडीज एज ब्लैक होल ट्रेजिडी एंड सेकेंड इज बैटल ऑफ प्लासे। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या होती है देखते हैं पहले। अब नवाब कौन था इस टाइम पर? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम में क्या हो रहा था? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे इंडिया में। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? कोलकाता फोर्ट की फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, मतलब कोलकाता के किले की किलेबंदी कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? कोलकाता फोर्ट को आगे पीछे अपनी आर्मी लगा रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, कोलकाता फोर्ट के इर्द गिर्द ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी लगाना शुरू कर दिया, और फ्रेंच जो थे उस टाइम पे उन्होंने चंदर नगर की फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। चंदर नगर की फोर्टिफिकेशन मतलब उस फोर्ट की फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी शुरू कर दिया, अपनी आर्मी लगाना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कोलकाता फोर्ट में और फ्रेंच ने चंदर नगर फोर्ट में, और ये दोनों चीज़ें वो कर रहे थे विदाउट द परमिशन ऑफ बंगाल नवाब दैट इज सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला ही वहाँ का नवाब है, उसे पूछे बिना ही ब्रिटिशर्स और फ्रेंच फोर्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं कोलकाता में और चंदर नगर में।
तो सिराजुद्दौला ने बोला कि आप हमारे साथ यहाँ पर रह रहे हो तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, फोर्टिफिकेशन मत कीजिए। सिराजुद्दौला ने बोला। फ्रेंच ने क्या किया, बैकआउट कर लिया। फ्रेंच बोले ठीक है, वो हट गए वहाँ से, फोर्टिफिकेशन करने से रुक गए, पर ब्रिटिशर्स नहीं रुके। ब्रिटिशर्स नहीं डरते थे सिराजुद्दौला से, उन्होंने फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू रखी, अपनी आर्मी लगाना शुरू कर दी उन्होंने कोलकाता फोर्ट पे। तो अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा और सिराजुद्दौला ने फिर अटैक किया कोलकाता पे। ठीक है, ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, उन्होंने फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू रखी कोलकाता पर। तो अब सिराजुद्दौला को गुस्सा आया कि मैं नवाब हूँ और मेरी बात नहीं मानी जा रही है, तो सिराजुद्दौला ने अटैक किया। अब किस पर, कोलकाता पे सिराजुद्दौला अटैक करेगा और वहाँ होगी ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756। ठीक है, तो नवाब ऑफ बंगाल दैट इज सिराजुद्दौला गॉट एंगर्ड एंड अटैक्ड कोलकाता फोर्ट विच लीड्स टू द ब्लैक होल ट्रेजेडी इन 1756। तो सिराजुद्दौला ने अटैक किया कोलकाता पर एंड इस अटैक से शुरू होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756। अब देखते हैं ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 है ये एक्चुअली में थी क्या, इसमें क्या हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756। एक्चुअली इस ट्रेजेडी को नाम किसने दिया था, जॉर्ज हॉलवेल। जॉर्ज हॉलवेल ने अपनी बुक में लिखा था कि जब सिराजुद्दौला ने अटैक किया कोलकाता पे तो उस ट्रेजेडी को नाम दिया गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। जॉर्ज हॉलवेल ने अपनी बुक में इस ट्रेजेडी को नाम दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी और कहा इसमें कि क्या किया सिराजुद्दौला ने, एक छोटे से कमरे में 146 ब्रिटिशर्स को कैद किया, उसमें से सिर्फ 23 ही बचे, बाकी सब मारे गए। ठीक है, 23 आउट ऑफ 146 लेफ्ट, 146 में से सिर्फ 23 बचे, बाकी सब मारे गए। इतना छोटा सा कमरा था, उनका दम घुट गया, ऐसा बोला था जॉर्ज हॉलवेल ने अपनी बुक में कि इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में ऐसा हुआ। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब सिराजुद्दौला ने अटैक किया कोलकाता पर और ये ट्रेजेडी हुई तो ब्रिटिशर्स भाग गए। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल के फोल्टा डीप में उन्होंने अपना रिफ्यूज ले लिया। ठीक है, वहां चले गए वो। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स तो भागकर उन्होंने शरण ले ली, कहाँ, बे ऑफ बंगाल के फोल्टा डीप में। अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉटसन की आर्मी जो कि मद्रास में उस टाइम कर्नाटका वॉर लड़ रही थी फ्रेंच के साथ। ठीक है, वॉटसन की आर्मी एंड रॉबर्ट क्लीव जो कि मद्रास में कर्नाटका वॉर लड़ रही थी फ्रेंच के साथ, वो बंगाल आती है। ठीक है, बंगाल आती है ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए और बंगाल और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है जिसे सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला उसको हार जाता है और जब कोई पार्टी हार जाती है तो एक ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं संधि। यहाँ कौन सी संधि होती है, जब बंगाल के सिराजुद्दौला नवाब में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो संधि होती है उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर मतलब अलीनगर की संधि, अब्यूजिव मतलब बहुत घिरी हुई संधि थी। 1757 में ये संधि होती है। इस संधि में कहा जाता है कि सिराजुद्दौला अब हार गया है तो अब ब्रिटिशर्स को पूरा हक है कि वो कोलकाता की फोर्टिफिकेशन करेंगे और ब्रिटिशर्स अपने कॉइन हर जगह अब यूज़ करेंगे। बंगाल में हर जगह ब्रिटिशर्स अपने कॉइन अब यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स अब बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये शर्तें लिखी गई थी ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर की ट्रीटी में। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में जॉर्ज हॉलवेल ने अपनी बुक में लिखा था, इस ट्रेजेडी का नाम दिया था ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें 156 में से सिर्फ 23 बंदे बचे थे। कब, जब सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को कोलकाता में एक छोटे से रूम में कैद कर लिया था, 23 बंदे ही बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। तो उसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव उनकी हेल्प करने आते हैं ब्रिटिशर्स की और बंगाल में लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। नाम की लड़ाई होती है, एक्चुअली सिराजुद्दौला पहले ही सरेंडर कर देता है और ट्रीटी ऑफ अब्यूजिव अलीनगर की संधि होती है
एक शर्मनाक अलीनगर की संधि होती है बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें ये 3 पॉइंट्स किए जाते हैं कि क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जीत गए हैं ओवर सिराजुद्दौला, तो अब ब्रिटिशर्स कोलकाता की फोर्टिफिकेशन करेंगे, अपने कॉइन चलाएंगे और टैक्स भी ट्रेड करेंगे, कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, तो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोबारा से इसे एक बार वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगी। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको अच्छे से मेमोराइज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।